हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद मी में। आज हम लोग करेंगे अप्रैल 2025 विज़न आईएएस का जो हमें अप्रैल का एडिशन दिया गया है, यानी 2025 अप्रैल का जो एडिशन हमें विज़न आईएएस का देखने को मिला है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज हम लोग करेंगे यहाँ पर शुरुआत पॉलिटी की। पॉलिटी में हमें क्या दिया गया है? शक्तियों का पृथक्करण, राज्य के विधेयक को यानी राज्य के विधेयकों को स्वीकृति, राज्य द्वारा स्वायत्तता की मांग, स्वामित्व योजना के 5 वर्ष एंड कुछ हमें लघु में भी दिया जाता है। संक्षिप्त सुर्खियां बताई गई है। लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद, दल बदल की याचिकाओं पर अध्यक्ष की निष्क्रियता, अप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे पंचायत प्रगति सूचकांक। चलिए शुरू करते हैं। हमें जो पहला टॉपिक दिया गया है पॉलिटी के अंदर, शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर। रिसेंटली भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर जोर देते हुए लोकतंत्र में शासन संचालन केवल कार्यपालिका यानी सरकार के द्वारा होना चाहिए बात कही गई। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है और उनके प्रति ही जवाबदेही होती है। इससे रिलेटेड अन्य संबंधित तथ्य हैं। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत सरकार के तीन अंग आ जाएंगे हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना है और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण करना आवश्यक बन जाता है। उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रवेश और अतिक्रमण एक चुनौती उत्पन्न करता है। शक्तियों के पृथक्करण के पीछे का विचार क्या है? शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ है सरकार की 3 शाखाओं यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से विभाजन होना चाहिए। कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए अधिनियमित कानूनों को लागू करती है और सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती है। विधायिका कानून बनाने वाली एक संस्था है। इसका मुख्य कार्य देश के शासन के लिए कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना और उन्हें निरस्त करना है। साथ ही विधायिका कार्यपालिका के जवाबदेही तय करती है और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है एवं जांच करती है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कि वह न्याय प्रशासन, कानून की व्याख्या करना और संविधान की रक्षा करना इसमें शामिल है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति हम मानेंगे अरस्तु ने पहली बार, इस चीज़ को याद रखिएगा, ज़रूरी बन जाता है आपके मेन आंसर राइटिंग में, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि अरस्तु ने पहली बार सरकार के कार्यों को अग्रलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। सामान्य मामलों से संबंधित विचार विमर्श, मजिस्ट्रेट संबंधित और न्यायिक। हालांकि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का आधुनिक प्रतिपादन अगर हम माने तो फ्रांसीसी न्यायविद मोंटेस्क्यू को माना गया है। आधुनिक सिद्धांत जो मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित एवं स्पष्ट करने पर दिया गया है। अब जानेंगे शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया गया है उससे संबंधित अन्य तथ्य। अनन्यता सिद्धांत, सरकार को 3 संरचनात्मक अंगों में विभाजित करना। कार्यात्मक सिद्धांत, सभी अंगों की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा और यह भी सुनिश्चित करना होता है कि ये अंग एक दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण ना करें। फिर आएगा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत हमें इन चीज़ों को फॉलो ही करना पड़ेगा। पहली चीज़, हमें 3 अंग देखने को मिल जाते हैं और ये तीनों ही अंग अपने अपने सेपरेशन के आधार पर काम करते हैं। ये तीनों मिलकर चलेंगे, यानी विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाएगा और उन कानूनों का जो भी उल्लंघन करता है न्यायपालिका के द्वारा उन्हें दंड दिया जाएगा, परंतु ये एक दूसरे के जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें अतिक्रमण नहीं करेंगे। अब आएगा नियंत्रण और संतुलन। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखेगा। कैसे? ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य कर्तव्य और संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही है या नहीं। आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमें देखने को मिल जाती है न्यायिक समीक्षा। अगर किसी भी कार्य को किया गया है वो मौलिक अधिकारों का या अन्य जो भी हमारे संविधान के अंदर हमें अनुच्छेद दिए गए हैं उनका उल्लंघन करते हैं, तो उससे संबंधित हमें क्या है, हम लोग डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा है वो संविधान का उल्लंघन होने से बचाती है। फिर आएगा पारस्परिकता का सिद्धांत, सद्भावना पैदा करना, मतभेद नहीं होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए और विरोधी नहीं होना चाहिए इत्यादि। अब आएगा भारत में शक्तियों का जो पृथक्करण है
वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाता है भी। पहला आएगा नाजुक संतुलन। भारतीय संविधान शक्तियों के सीमित पृथक्करण के एक नाजुक संतुलन पर आधारित है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का विभाजन किया जाता है। साथ ही उनके बीच नियंत्रण एवं संतुलन को बनाए रखा गया है ताकि वे एक दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण न कर सके। विधायिका द्वारा कानून बनाने के लिए उत्तरदायी है विधायिका, वहीं कार्यपालिका उनको लागू करने के लिए जिम्मेदार है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने तथा विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार है। सेकंड पॉइंट दिया गया है, एक दूसरे के कार्यों का आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, यानी ये ओवरलैप नहीं होने चाहिए। भारतीय जो संविधान है सरकार के 3 अंगों के बीच में यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे संविधान के अंदर आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ये मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये आपके शक्तियों का पृथक्करण विभाजन नहीं करता है। इस कारण कुछ मामलों में इन अंगों के कार्यों का आपस में टकराव होता रहता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक प्रमुख होने के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश अगर जारी करने के लिए अगर वो अध्यादेश जारी करना चाहता है तो उसे विधायी शक्तियों का प्रयोग करना ही होगा। और विधायिका भी कई मामलों में न्यायिक कार्य करती है, जैसे राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को पद से हटाना या विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर उनसे संबंधित मामलों में खुद ही निर्णय लेना। न्यायपालिका कभी कभी कार्यपालिका को दिशा निर्देश जारी करती है और कुछ मामलों में विधायी संशोधन से जुड़े सुझाव भी देती है, जिससे यह विधायी कार्य शक्तियों का उपयोग करती हुई प्रतीत होती है। मूल ढांचे का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों ही पॉइंट, एक तो शक्तियों का विभाजन जो है इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। वहीं दूसरी तरफ आएगा शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत हमें देखने को मिल जाता है वो हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। अब आएगा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में हमें संघर्ष देखने को मिल जाता है। वो संघर्ष हमें किस रूप में देखने को मिला उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलिए पहला आएगा न्यायिक हस्तक्षेप। कैसे? कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय दिए जाते हैं जिसके माध्यम से विधायिका के कार्यों में घुसपैठ हमें देखने को मिल जाती है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे गए राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। ये आपके लिए बेहद 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखिएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 200 याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये खुद मंजूरी देता है। आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो अगर इनके द्वारा इन दोनों आर्टिकल्स का यूज़ करके, अपनी पावर का यूज़ करके राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए कोई भी बिल रखा गया है और वो बिल अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हमारे संविधान में नहीं कहा गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। विधायिका के द्वारा अतिक्रमण। कई बार विधायिका ऐसे कानून बनाती है जो सरकार के अन्य अंगों के अधिकार व शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, अधिनियम। इस अधिनियम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में केंद्रीय कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल किए गए थे। कार्यपालिका के द्वारा अतिक्रमण। कई अधिकरण हैं यानी ट्रिब्यूनल्स हैं में कार्यपालिका के सदस्यों का बहुमत होता है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना करता है। साथ ही लगातार अध्यादेश जारी करने से कानून बनाने की विधायिका की शक्ति की उपेक्षा होती है। इसका अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग क्या है कि देखिए सबको ना पढ़ा हुआ याद नहीं होता। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जिनको सुनने में मज़ा आता है, यानी चीज़ें हैं वो आप बड्स लगाए हमें जैसे सुनते रहेंगे, हमें याद होती रहेंगी। तो आप लोग याद रखिएगा, आप मेंस आ रहा है तो मेंस में आप लोगों को क्या याद रखना होगा कि यहाँ पर आप लोग निष्कर्ष में इन चीज़ों को कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको रट लीजिए, ठीक है, या फिर आप इनको मेंशन कर लीजिएगा अलग से। शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य सुनिश्चित करना। किसी सत्ता का केंद्रीकरण सरकार के किसी अंग के हाथ में ना हो ताकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता और आज़ादी सुरक्षित रहे। सरकार के अंग पूरी तरह से अलग अलग ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं। वे वास्तव में आपसी सहयोग और एक दूसरे के सम्मान के साथ कार्य करते हैं ताकि कोई एक अंग दूसरे अंग के कार्यों का अतिक्रमण न कर सके। इस प्रकार कुछ कार्यात्मक टकराव और पर्याप्त नियंत्रण एवं संतुलन के साथ शक्तियों का व्यापक पृथक्करण हमें लोकतंत्र को सशक्त बनाता हुआ दिख जाता है। नेक्स्ट हमें बताया गया है एसेंट टू स्टेट्स बिल, यानी राज्य के विधेयकों को स्वीकृति।
इसमें आप लोगों को तमिलनाडु के जो सीएम है और गवर्नर है उन दोनों के बीच में बहुत बहुत लंबा, भाई मैं कहूँगी लास्ट 2 ईयर से कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला है। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। और ये हमारा जो आर्टिकल है ये भी इसी पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों को समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे ही हमारी जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा कोई भी जो बिल है उसको पास करके भेजा जाता है स्टेट के अंदर, तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा गवर्नर के पास। तो बिल गवर्नर के पास जाएगा और जैसे ही गवर्नर के पास जाएगा उनके द्वारा इस पर साइन किया जाएगा और साइन करने के बाद वो एक्ट बन जाएगा। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर सेंटर में देखने को मिल जाती है, बट वहाँ पर सिग्नेचर किसके द्वारा किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा, और साइन वहाँ पर किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड देन वो एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि राज्य विधानसभा के द्वारा पारित जो भी विधेयक है समय पर मंजूरी सुनिश्चित करना है किसको भी? गवर्नर को। ठीक है, अब आ जाएगा नवंबर। मैंने कहा ना लास्ट काफ़ी लंबे टाइम से हमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था तमिलनाडु के अंदर सीएम एंड गवर्नर के बीच में। तो 2020 और अप्रैल 2023 के बीच में तमिलनाडु राज्य विधानसभा ने 13 विधेयक ही केवल पारित किए थे। इनमें से 10 विधेयकों को राज्यपाल ने बिना किसी सूचना के या तो मंजूरी देने से मना कर दिया था या विधानसभा को वापस भेज दिया था पुनर्विचार के लिए। जब विधानसभा ने बिना किसी परिवर्तन के इन्हें पुनः पारित कर दिया तो राज्यपाल के द्वारा इन्हें स्वीकृति देने के बजाय राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया आर्टिकल 201 के तहत। इसकी प्रतिक्रिया में तमिलनाडु सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर राज्यपाल के लंबे समय से चली आ रही निष्क्रियता को चुनौती देते हुए एक रिट दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की जो भी निष्क्रियता है या विधानसभा के द्वारा विधेयकों को पुनः पारित करने के बाद उनके द्वारा जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया है उन विधेयकों पर कानूनी रूप से अमान्य उनको माना जाएगा। इसलिए उन विधेयकों पर राष्ट्रपति की कार्यवाही को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति की जो कार्यवाही है उसे भी अमान्य घोषित किया गया है। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया और यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है। एक ऐसी पावर देता है जिसमें वो बड़े से बड़ा जो भी डिसीजन है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या प्रेसिडेंट का हो, उसको चुनौती दे सकता है। अब इसमें जानते हैं क्या कहा गया है भी। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, भले ही वह उसके किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। जैसे कि प्रेसिडेंट क्या आएगा भी मैम? जो प्रेसिडेंट है वो हमारी पार्लियामेंट का एक पार्ट है, यानी लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। उसी प्रकार से राज्यपाल क्या है? विधानमंडल का एक हिस्सा माना गया है, वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होगा। किसी विधेयक के कानून पारित करने के लिए उसे या तो राज्यपाल की स्वीकृति मिलनी चाहिए या फिर यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति ज़रूरी होनी चाहिए। अब आएगा राज्य विधेयकों पर स्वीकृति या मंजूरी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। अब आएगा राज्य के विधेयकों के लिए राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल एक विधेयक पारित करता है और राज्यपाल उसमें 4 जो डिसीजन है वो अपना सकता है। पहला, उसको सहमति दे सकता है। दूसरा, सहमति को बिल्कुल ही नकार दे, यानी सहमति ना दे, उसको जो भी बिल आया है उसको नकार दे। ठीक है। तीसरा आएगा, पुनर्विचार हेतु वापस लौटा दिया जाए। धन विधेयक पर ये लागू नहीं होता है, सुझावों के साथ इसे वापस भेजा जाता है। ठीक है। उसके बाद आएगा, विधानमंडल फिर से पारित करता है इसे अगर कोई भी बिल दिया गया है और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अगर उसको पारित किया गया है तो राज्यपाल को अनिवार्य रूप से सहमति, याद रखिएगा, अनिवार्य रूप से सहमति देना ज़रूरी बन जाता है। फोर्थ दिया गया है कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित उसको रख दिया जाएगा।
अब राज्यपाल के द्वारा जो भी विधेयक है प्रेसिडेंट के तहत आरक्षित रखा गया है वो आएगा संविधान के आर्टिकल 201 के तहत, और राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित रख सकता है। एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा 3 कार्यवाही अपनाई जाती हैं, यानी उसको सहमति दी जाएगी, या फिर उसको पूरी तरह से नकार दिया जाएगा, या फिर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया जाएगा, परंतु प्रेसिडेंट के द्वारा उसे आगे कहीं पर भी नहीं भेजा जा सकता है, जैसे कि गवर्नर ने किया। धन विधेयक के लिए यह मान्य नहीं होगा और संशोधन हेतु सुझावों के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए अगर प्रेसिडेंट के द्वारा भेजा गया है तो 6 महीने के भीतर विधानमंडल को उसे वापस प्रेसिडेंट को भेजना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि अगर पुनर्विचार के पश्चात भी विधानमंडल के द्वारा अगर कोई यहाँ पर बिल भेजा गया है तो उस पर प्रेसिडेंट या तो स्वीकृति दे सकते हैं या फिर स्वीकृति को रोक सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये सेम चीज़ गवर्नर के पास जाती है तो उनको सहमति देना अनिवार्य बना दिया जाता है, परंतु यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है। इस चीज़ को याद रखना है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। निर्णय से संबंधित प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? विधेयक पर राज्यपाल की निष्क्रियता असंवैधानिक है, यानी यहाँ पर जो उनके द्वारा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया वो संविधान के खिलाफ है। विधायिका के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा मंजूरी के लिए भारतीय संविधान में भले ही कोई सीमा तय नहीं की गई है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास कोई पॉकेट या आंतरिक वीटो उपलब्ध नहीं है, जिसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट वीटो। पॉकेट वीटो इनके अंदर क्या रहेगा कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ना अपनी मान लीजिए पॉकेट में डालकर भूल जाते हैं और उसको एक लंबे समय तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता, सालों साल बीत जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि इस प्रकार के जो निर्णय हैं उन पर हमें पॉकेट वीटो देखने को नहीं मिलती है। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देने में निष्क्रियता दिखाते हैं तो राज्य सरकार सक्षम न्यायालय से परमादेश रिट जारी करने की याचिका दायर कर सकती है। परमादेश जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी सरकारी अधिकारी को उसके वैधानिक कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने और उसके विवेकाधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए जारी करता है। विधानसभा के द्वारा फिर से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। विधेयक को पहले चरण में ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। यदि राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से इसे राज्य विधानसभा को वापस भेजना होगा। जब विधानसभा विधेयक को पुनः पारित करता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता। इस सामान्य नियम का एकमात्र अपवाद तब होता है जब दूसरी बार में प्रस्तुत किया गया विधेयक पहली बार में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए विधेयक के मूल रूप से भिन्न हो। विधेयक को मंजूरी देने के लिए निर्धारित समय सीमा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सीमाएं संविधान के संशोधन नहीं कहलाती हैं, बल्कि समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने और मनमानी से बचाने के लिए न्यायिक मानक हैं। न्यायालय ने शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु समय सीमा निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ समय सीमा जो निर्धारित की गई है वो याद रखिएगा कि अगर मंत्रिपरिषद की सलाह पर केवल 1 महीने के भीतर स्वीकृति देनी होगी या फिर उसे अस्वीकार करना होगा या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ यहाँ पर सुरक्षित रखना होगा। अब दूसरा आएगा, अगर यहाँ पर 1 महीना है उसमें राज्य विधानमंडल के द्वारा पुनर्विचार किए गए विधेयकों को सहमति देना होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, पहली चीज़ स्वीकृति देगी या फिर बिल्कुल नकार दिया गया, या फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए उसको विचारार्थ रखा गया है। आर्टिकल 201 के तहत राज्य विधानमंडल के द्वारा जो पुनर्विचार के लिए जो दिया गया था तो विधानमंडल के द्वारा 6 मंथ के अंदर उसको लौटाया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास वापस भेजा जाएगा और विधेयकों को सहमति देनी होगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा भी विदिन 3 मंथ्स, कितने महीने में भी 3 महीने में निर्णय देना होगा। अब ये जो 3 महीने की बात रखी गई है यहाँ पर याद रखिएगा, सुझाव के साथ विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है और विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है और राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर निर्णय लेना होगा, इसका कारण बताना होगा और राज्य को सूचित करना आवश्यक होगा। यानी राज्यपाल के द्वारा अगर राष्ट्रपति को कोई भी यहाँ पर बिल भेजा जा रहा है तो उसका कारण उन्हें अवश्य रूप से बताना ही होगा। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास पूर्ण विवेकाधिकार नहीं है। अनुच्छेद 163(1) मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के प्रावधान किए गए हैं, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां राज्यपाल को संवैधानिक रूप से अपने विवेकाधिकार से कार्य करना आवश्यक हो।
अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा, सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों की। पहला, यदि राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक से हाई कोर्ट की शक्तियों का हनन होता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत ही उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। वैसे राज्य विधेयक जो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना प्रभावी नहीं होंगे, कुछ मामलों में पानी या बिजली पर कर लगाने वाले विधेयक जैसे आर्टिकल 288 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के द्वारा पारित धन विधेयक या वित्त विधेयक जिन पर वित्तीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 207 के विशेष प्रावधान लागू होते हैं। ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, बट एक बार ठहर के आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा इसको। समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित विधेयक, यदि विधेयक संघीय कानून या फिर अन्य मामलों के संबंध में मौजूद कानून के असंगत है, अनुच्छेद 254 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य आदि पर प्रतिबंध से संबंधित विधेयक, व्यापार और वाणिज्य प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 304 और अनुच्छेद 255। राज्य विधेयक जिन्हें अनुच्छेद 14 और 19 से छूट प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, उसमें आएगा अनुच्छेद 31A एंड अनुच्छेद 31C, जिसमें 31A में कहा गया कि संपत्ति आदि के अधिग्रहण के प्रावधान से संबंध विधेयक और कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करना से संबंधित विधेयक, जहां विधेयक इस प्रकृति का है कि यदि उसे प्रभावी होने दिया गया तो इस सिद्धांत को कमजोर कर देगा। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान करना आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर न्यायालय के विचार योग्य नहीं हो सकता है। हालांकि राज्यपाल के द्वारा अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके किसी विधेयक को मंजूरी न देने या आरक्षित कर रखने के फैसले को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि संविधान के द्वारा इस विवेकाधिकार को सीमित किया गया है। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध कार्य करता है और किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है तो राज्य सरकार उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है, जैसा कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता है तो उस पर कार्रवाई को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि विदिन 3 मंथ्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के यानी जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयकों की असंवैधानिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करना चाहिए। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिक होने की आशंका के कारण राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए और अनुच्छेद 143 में कानून तथा तथ्यों के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति न्यायालय की राय से केवल वैध नीतिगत कारणों से ही असहमत हो सकता है और इस असहमति के लिए उसे स्पष्ट औचित्य प्रदान करना होगा। ऐसे परामर्श महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्यपाल ऐसे मामलों को न्यायालय को नहीं भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान और कानूनों की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत न्यायालय की राय बहुत अधिक महत्व है। सामान्यतः संसद और राष्ट्रपति दोनों को इसका पालन करना चाहिए। राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग, स्टेट्स डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। तमिलनाडु सरकार ने राज्य की स्वायत्तता संघवाद को मजबूत करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। समिति को जो सौंपे गए कार्य हैं उनमें शामिल है केंद्र राज्य संबंधों में संवैधानिक, वैधानिक, नीतिगत पहलुओं की समीक्षा करना, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित विषयों को वापस राज्य सूची में लाने के तरीके सुझाना, प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने में राज्यों की मदद करने के लिए उपायों की सिफारिश करना, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने हेतु सुधारों का प्रस्ताव करना, राजमन्नार समिति और संबंधित विषयों पर अलग अलग रिपोर्ट्स की सिफारिश फिर से विचार करना, वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों पर विचार करना। समिति से यह अपेक्षा की गई है कि जनवरी 2026 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगी और आगामी 2 वर्षों के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने यह कहते हुए समिति का गठन किया कि राज्य के अधिकारों का हनन हो रहा है और इस तथ्य की अनदेखी की जा रही है कि भारत राज्यों का संघ है या एकात्मक राज्य है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, भारत राज्यों का एक संघ है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ एवं राज्यों के बीच समान संस्थाएं और साधन हैं, जैसे एकल संविधान, एकल नागरिकता,
समान अखिल भारतीय सेवाएं और भारतीय निर्वाचन आयोग और एकीकृत न्यायपालिका। विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान का अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों को 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों पर विधायी शक्तियां प्रदान करता है। संघ सूची में हमें 97 प्रविष्टियां देखने को मिल जाती हैं। राज्य सूची में हमें 66 प्रविष्टियां देखने को मिलती हैं। वहीं समवर्ती सूची में हमें 47 प्रविष्टियां देखने को मिल जाती हैं। इनको याद रखिएगा। साथ के साथ आप अपनी पॉलिटी की जो बुक है यानी जो लक्ष्मीकांत है उसमें से आप जो मूल रूप से हमें स्टार्टिंग में कितनी प्रविष्टियां देखने को मिली थी उनके बारे में चर्चा ज़रूर कीजिएगा। यानी संघ सूची में अभी रिसेंटली है 97, 66 एंड 47, ऐसे याद कर लीजिएगा। भारतीय संघवाद को अक्सर अर्ध संघीय स्वरूप बताया जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था में संविधान में एक मजबूत केंद्र की वकालत की जाती है और राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां उसे प्राप्त होती हैं। अब जानते हैं कि इनसे संबंधित कुछ समितियां गठित की गई हैं। वो समितियां और कौन कौन सी हैं, यानी केंद्र राज्यों पर हमें अभी रिसेंटली जो जोसेफ कुरियन, यहाँ पे आप नाम याद रखिएगा, कुरियन जोसेफ या फिर जोसेफ कुरियन की जो समिति गठित की गई है उससे पूर्व हमें 3 समितियां देखने को मिल जाती है। राजमन्नार समिति, आनंदपुर साहिब संकल्प और पश्चिम बंगाल ज्ञापन। ठीक है। तमिलनाडु यानी राजमन्नार समिति 1969 तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित एक समिति ने 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों के पुनर्वितरण के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त आयोग का गठन किया गया था। आनंदपुर साहिब संकल्प केंद्र की शक्तियां केवल रक्षा, विदेशी मामले, संचार, मुद्रा आदि तक सीमित रखने की मांग की गई, जबकि शेष सभी शक्तियां राज्यों को सौंपे जाने की बात कही गई थी। पश्चिम बंगाल ज्ञापन में कहा गया, जो कि 1977 के अंदर देखने को मिला, अनुच्छेद 356 यानी प्रेसिडेंशियल रूल जो है इसे हटाने और संविधान में संघात्मक शब्द जोड़ने की मांग यहाँ पर की गई थी। भारतीय संघवाद स्वरूप में संघात्मक परंतु भावना में एकात्मक, केंद्र को अधिक शक्ति देने वाले प्रमुख संवैधानिक प्रावधान हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें शामिल है आर्टिकल 248, 249, 250, 251 यहाँ पर मिस है भाई, इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे आप लोग याद रखेंगे। 252, 253 एंड 254 आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं इसको साफ कर देती हूँ एक बार। क्या आएगा भाई मैम, हमें यहाँ पर देखने को मिला है 248, क्या आएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास होंगी। 249 राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना। 250 केंद्र आपात स्थिति के दौरान कानून बना सकता है। 252 राज्यों की सहमति से उनके लिए कानून। 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियां राज्य की शक्तियों से ऊपर हैं। 254 संघर्ष की स्थिति में संघ का कानून लागू होता है। 256, 57 एंड 365 केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है और राष्ट्रपति शासन के माध्यम से उन्हें लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्या है भी, भारत ने केंद्रीकृत संघवाद के स्वरूप को क्यों अपनाया है यानी भारत यहाँ पर संघवाद की भावना क्यों लेकर चल रहा है। भारत यहाँ पर अमेरिका की तरह अलग अलग राज्यों को भी स्वायत्तता दे सकता था। एक मजबूत केंद्र की संकल्पना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई है। भारत की एकता अखंडता की रक्षा करेगा और संपदा और विकास का न्याय संगत वितरण हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अखंडता की रक्षा कैसे भाई, स्वतंत्रता के समय विभाजन की विभीषिका की वजह से विभाजनकारी शक्तियों के उभरने के कारण यह आशंका देखी गई कि यहाँ पर हमें अलग अलग नए नए स्टेट देखने को मिल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से जाना हुआ तो उन्होंने जो देशी रियासतें थी उनको कह दिया था कि आप पाकिस्तान और भारत के अंदर जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो हमारी जो जूनागढ़ थी, कश्मीर थी और हैदराबाद थी, तीनों ने ही मिलने से मना कर दिया था। परंतु यहाँ पर क्या आएगा भी, इन्होंने कहा कि मजबूत अगर हम केंद्र सरकार बनाएंगे तो राज्यों के द्वारा इस प्रकार से अलग होने की बात नहीं की जाएगी। संपदा और विकास का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना, केंद्र की भूमिका को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखा गया है जो अमीर राज्यों से गरीब राज्यों की ओर धन के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाकर समानता स्थापित करने में सहायता करती है। मूल संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना, भारत के संविधान का उद्देश्य न्याय, संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता आदि के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर एक विविध, बहुलवादी, बहुसांस्कृतिक संघीय समाज का निर्माण करना है। इसे एक मजबूत सरकार के माध्यम से सुदृढ़ बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट आएगा एक रूपता को बढ़ावा देना, यानी सार्वभौमिक या सर्व स्वीकृत मानक निर्धारित करने वाले कानूनों को संघ के द्वारा लागू किया जाना चाहिए, जिसके लिए सशक्त केंद्र सरकार का होना बेहद ज़्यादा आवश्यक है। इन पॉइंट्स में बताया गया है कि हमें मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता क्यों है, इस चीज़ को याद रखना है। हालांकि पिछले कई वर्षों से कई राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु ने केंद्र पर न केवल असामान्य नीतियों के बल्कि राज्यों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रभुत्व स्थापित करने का आरोप लगाया है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता कम हुई है। राज्यों की स्वायत्तता को कम करने वाले प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? राज्य सरकार के विषयों में
जस्ट वेट। राज्य सूची के विषयों में केंद्र का हस्तक्षेप देखने को मिला। वहीं राजकोषीय शक्तियों का केंद्रीकरण देखने को मिला। राज्यों की विविधता को नज़रअंदाज करते हुए सभी के लिए एक जैसी नीतियां अपनाना, संस्थागत निगरानी में कमी करना और केंद्रीकरण की बढ़ती घटनाएं। अब अगर दक्षिणी राज्यों ने विश्वविद्यालय की फैकल्टी और कुलपतियों की नियुक्ति पदोन्नति से संबंधित यूजीसी के मसौदे विनियमों को चुनौती दी गई। इन राज्यों के मुताबिक ये विनियम राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता कम करते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट केंद्र के द्वारा कथित तौर पर थोपे गए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट का विरोध कर रही है। यानी तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है वो नीट एग्ज़ाम को नहीं चाहती है कि वो हो और नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही मेडिकल शीट्स यहाँ पर दी जाएँ। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके माध्यम से 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कौन कौन से आएंगे? एजुकेशन आ जाएगा, फॉरेस्ट यानी वन आ जाएंगे, माप और तोल आ जाएगा, वन्यजीव पक्षियों का संरक्षण आ जाएगा और न्याय प्रशासन आ जाएगा। राजकोषीय शक्तियों का केंद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर यानी जो जीएसटी है के कारण राज्यों की कराधान शक्तियाँ सीमित हो गई हैं, क्योंकि इनके द्वारा पहले आप यूँ मान लीजिए कोई एक ट्रक है जो कि दिल्ली से एमपी में एंटर करता है और एमपी से महाराष्ट्र में अगर ये जाता है तो यहाँ पर क्या रहेगा? भी यहाँ पर भी उनको टोल देना पड़ता था, यहाँ पर भी उनके द्वारा टोल देना पड़ता था, एंड यहाँ पर भी उनके द्वारा टोल देना पड़ता था। तो यहाँ पर हर एक सरकार को क्या हो जाता था? अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। यहाँ पर क्या किया गया? राज्यों के कराधान की जो शक्तियाँ हैं वो सीमित हो गई हैं। राज्यों को कर हस्तांतरण में देरी हो जाती है, अनुदान में कटौती की जा रही है। 2015-16 से राज्यों को दिया गया जो अनुदान है 1.95 लाख CR रुपये था, जो घटकर रिसेंटली 1.65 लाख करोड़ रुपए के करीब रह गया है। राज्यों की विविधता को नज़रअंदाज करते हुए सभी के लिए एक जैसी नीतियां अपनाना तमिलनाडु सरकार के द्वारा त्रिभाषी फॉर्मूला का विरोध किया गया है, क्योंकि उसका मानना है कि यह नीति तमिल पहचान को बिल्कुल ही समाप्त कर देगी। संस्थागत निगरानी में कमी, इनको आप इजीली पढ़ सकते हैं, पॉज कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। केंद्रीकरण की बढ़ती घटनाएं, यहाँ पर क्या आएगा? केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए कुछ पहले भी की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? अंतर्राज्य परिषद हमें देखने को मिल जाती है, जो कि आर्टिकल 263 के तहत है। यानी अंतर्राज्य परिषद जो हैं इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे PM, याद रखना है इसको, और इसकी चर्चा हमारे संविधान में की गई है। योजना आयोग के तहत नीति आयोग का गठन 2015 में हमें देखने को मिला। कर हस्तांतरण में वृद्धि 14वें वित्त आयोग के द्वारा बढ़ाकर 42% कर दिया गया था, परंतु जो 15वां वित्त आयोग आया इसके द्वारा दोबारा से 41% इसको कर दिया गया है। GST परिषद एंड केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो हमें देखने को मिल जाती हैं, उसमें जो फंडिंग है वो अभी कमी है, और उसी कमी को देखते हुए योजनाओं में भी हमें कमी देखने को मिली है। विकेंद्रीकरण को मजबूत किया गया है, यानी जो एक काम पहले केवल केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा था, आज उसे प्राइवेट सेक्टर को, अलग अलग संस्थाओं को, पंचायत को, स्टेट गवर्नमेंट को बांट दिया गया। विकेंद्रीकरण को अभी रिसेंटली मजबूत किया जा रहा है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं। इससे सरकार की तीसरी इकाई का भी नया निर्माण हमें देखने को मिल रहा है। अब जानेंगे राज्य स्वायत्ता की मांग का प्रभावी रूप से समाधान कैसे किया जा सकता है, राज्यों को कैसे स्वायत्ता दी जा सकती है। आप लोगों ने 2 आयोग तो सुने होंगे, पुंछी आयोग और सरकारी आयोग। तो यहाँ पर सरकारी आयोग के द्वारा कुछ सिफारिशें की गई थी। उनके द्वारा कहा गया जो अवशेष शक्तियाँ हैं वो समवर्ती सूची में डाल दी जानी चाहिए, जो कि अभी रिसेंटली हमें देखने को मिल ही रही हैं समवर्ती सूची में, यानी केंद्र और राज्य सरकार का इक्वल हमें वहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाएगा। विधेयक पारित करने से पूर्व परामर्श करना, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श करना चाहिए। न्यूनतम हस्तक्षेप, समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय कानून को केवल बुनियादी राष्ट्रीय मुद्दों पर एक रूपता सुनिश्चित करनी चाहिए और स्थानीय मामलों को राज्य पर छोड़ देना चाहिए। समतामूलक विकास को बढ़ावा देना, पुंछी आयोग जो कि 2007 की सिफारिशें हमें देखने को मिली, उसमें बताया गया कि पिछड़े राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण यहाँ पर बढ़ा कर दिया जाए, साथ ही भौतिक और मानव संसाधन अवसंरचना को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। संस्थाओं के बीच संवाद को बढ़ावा देना चाहिए और वेंकट चलैया आयोग की सिफारिशों के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद आयोग का अलग अलग राज्यों में व्यक्तिगत स्तर पर सामूहिक रूप से दोनों तरीके से ही परामर्श लिया जाना चाहिए। क्षेत्रीय परिषदों को फिर से सक्रिय किया जाए ताकि वे सार्थक संवाद और सहयोग के मंच प्रदान कर सकें। प्रमुख संस्थानों के माध्यम से आम सहमति को बढ़ावा देना चाहिए।
अंतर्राज्य परिषद, जीएसटी परिषद, नीति आयोग और अन्य सहकारी मंचों के माध्यम से समन्वय, नीतिगत सहमति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष क्या आएगा? राज्य स्वायत्तता की मांग केवल संवैधानिक शक्तियों को कम होने की धारणा से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि यह क्षेत्रीय दलों के उदय, असमान क्षेत्रीय विकास और पहचान आधारित राजनीतिक जैसे गहन मुद्दों से भी जुड़ी है। जैसे कि अन्नादुरई ने 1967 में कहा था कि आपसी सद्भावना और समझदारी के माध्यम से हमें भाईचारे और परस्पर लाभकारी संबंध की स्थापना करनी चाहिए। एक संतुलित संघीय ढांचा राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता दोनों का सम्मान करता है। नेक्स्ट दिया है स्वामित्व योजना के 5 वर्ष। स्वामित्व योजना ने अपने शुभारंभ के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। स्वामित्व से आशय है ग्रामीण क्षेत्रों में उन प्रौद्योगिकियों के द्वारा गांव का सर्वेक्षण करना और मानचित्रण करना, यानी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। स्वामित्व योजना के बारे में हम कहेंगे कि इसकी 5 वर्ष पूरे हुए हैं 2025 में। तो शुरुआत कब की गई थी? 2020 के अंदर। क्रियान्वयन करने वाली संस्थाएं हैं यह योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संयोगात्मक प्रयासों से लागू की जा रही है। प्रौद्योगिकी साझेदार भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक के द्वारा रिसेंटली इसको साझेदार बनाया गया है। योजना के प्रमुख घटक क्या क्या है भी? कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम नेटवर्क की स्थापना, एक यानी भू संदर्भ जियो रेफरेंसिंग भूमि सीमांकन के लिए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थापित किया जाएगा। ओवरऑल मैं आपको इस योजना के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें जो भी किसानों की भूमि होगी उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, माप किया जाएगा और उसकी एक डिजिटल रजिस्ट्री तैयार करवा दी जाएगी, ताकि जितना भी लैंड रिकॉर्ड है वो सरकार के पास एक उस रजिस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिल जाए। फिर एक ड्रोन मैपिंग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन का उपयोग करके ग्रामीण बसावटों का मानचित्रण करेगा। इससे संपत्ति का सटीक मानचित्रण या नक्शा तैयार करके भू स्वामित्व अधिकार जारी किया जाता है। सूचना, शिक्षा एवं संचार पहल, जागरूकता कार्यक्रम की स्थानीय आबादी को योजना के तरीके लाभों के बारे में शिक्षित किया जाता है। ग्राम मानचित्रण में सुधार, ड्रोन सर्वेक्षणों से प्राप्त डिजिटल स्थानीय डेटा ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने वाले विश्लेषणात्मक टूल को सशक्त बनाता है। योजना के उद्देश्य क्या हैं? ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधित विवादों को कम करना, संपत्ति कर का निर्धारण करना जो सीधे ग्राम पंचायतों को उन राज्यों में मिलेगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर इसे राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा। फिर आएगा ग्रामीण भारत के नागरिकों को वित्तीय संधारणीयता प्रदान करने के लिए उन्हें अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाना, ताकि वे ऋण ले सकें और अन्य वित्तीय लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्या आएगा? सर्वेक्षण अवसंरचना, यानी जोग्राफिकल, हमें यहाँ पर जो GIS मानचित्रण देखने को मिल जाएंगे उनका निर्माण करना, उनका उपयोग किसी भी विभाग के द्वारा किया जा सके। GIS मानचित्रों का प्रयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाले ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। देखिए आप GPDP इसका नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पर GIS जो आपको है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जोग्राफिकल इंडिकेटर सर्वे। अब जो स्वामित्व योजना है उसके महत्व पर चर्चा करते हैं। कानूनी रूप से सशक्तिकरण और विवाद समाधान। इस योजना में बताया गया है कि योजना संपत्ति कार्ड जारी करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकार को कानूनी मान्यता प्रदान करती है। इससे करोड़ों ग्रामीणों को जीवन में बदलाव हमें देखने को मिला है। अब तक भारत में लगभग 1 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों का समाधान हुआ है। सेकंड पॉइंट बताया गया वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन। इस योजना के तहत जारी किए गए संपत्ति कार्ड को बैंकों से ऋण लेने हेतु जमानत रखने वाली संपदा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे पहले संपत्ति कार्ड जारी नहीं किए जाते थे। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, यानी यहाँ पर जो भी रजिस्ट्री है उसके बजाय यहाँ पर एक कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड को रखकर कोई भी किसान क्या कर सकता है भी लोन ले सकता है बैंक से, ठीक है, अपनी गारंटी के तौर पर। अब 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण आवासीय भूमि सर्वेक्षण किया गया, जिससे अनुमानित कीमत 132 लाख करोड़ रुपए है। यह उपलब्धि इस पहल के आर्थिक महत्व को दर्शाती है। गवर्नेंस में क्रांति और संसाधनों का इष्टतम उपयोग। महाराष्ट्र के अभी रिसेंटली
एकातपुर, मुंजवांडी जैसे गांवों में अद्यतन किए गए भूमि अभिलेखों के कारण स्वयं के स्रोतों से राजस्व अर्जित करने में वृद्धि हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के बिंकिसगंज ग्राम पंचायत में हाथ से बने अस्थायी नक्शों की जगह डेटा आधारित स्थानीय योजना को अपनाया गया है। यह परिवर्तन संसाधनों के प्रभावी तरीकों के आवंटन में मदद करता है, सेवा वितरण में सुधार करता है और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाता है। ग्रामीण विकास में तकनीकी इनोवेशन। यह योजना सर्वे ग्रेड ड्रोन, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम नेटवर्क के इनोवेटिंग उपयोग के माध्यम से ग्रामीण भूमि नक्शा तैयार करने में तकनीकी क्रांति ला रही है। उपयुक्त दोनों तकनीकें सम्मिलित रूप से बहुत तेजी और सटीकता से हाई रेजोल्यूशन नक्शे तैयार करती है। इससे ग्रामीण भूमि के सीमांकन में व्यापक सुधार देखा जा रहा है। इस तकनीकी प्रगति के कारण स्वामित्व योजना के तहत उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है, जैसे कि 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित गांवों में से 92% में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन और योजना निर्माण में मदद हुई है। यानी हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड करने की प्रक्रिया 100% पूरी की जा चुकी है। यहाँ पर पीटी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि वो कौन से स्टेट हैं जहाँ पर ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति कार्ड की प्रक्रिया है वो 100% पूरी कर ली गई है। हरियाणा और उत्तराखंड। यह योजना ग्रामीण विकास के लिए एक सुव्यवस्थित और टिकाऊ मॉडल प्रस्तुत करती है और यह आने वाली अनेक चुनौतियों का योजनाबद्ध तरीके से समाधान करने में क्षमता रखती है। योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियां। संपत्ति कार्ड की कानूनी वैधता स्पष्ट नहीं है। कोई वित्तीय संस्था संपत्ति कार्ड के स्वामित्व का निर्धारण प्रमाण नहीं करती है, यानी कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इन कार्ड का प्रमाणन करती हो। इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकारें राजस्व अधिनियमों के तहत संपत्ति कार्ड को स्टाम्प्ड ड्यूटी योग्य दस्तावेजों के रूप में अधिसूचित करें। कानूनों में संशोधन के बिना संपत्ति कार्ड केवल एक और कानूनी दस्तावेज बनकर रह जाएगा, जो कि निर्णायक रूप से भूमि स्वामित्व साबित नहीं करता है। अलग अलग राज्यों में भूमि कानून और रिकॉर्ड रखने की पद्धतियां अलग अलग राज्यों व भूमि रिकॉर्ड के प्रशासित करने वाले कानूनों से अलग अलग हैं। भूमि रिकॉर्ड्स रखने की पद्धतियां भी हमें अलग अलग देखने को मिल जाती हैं। आंध्र प्रदेश भू अभिलेखों के मामले में पंजीकृत अपंजीकृत दोनों प्रकार की देनदारियों का रिकॉर्ड रखता है। जबकि अन्य राज्य केवल पंजीकृत बंधकों का ही रिकॉर्ड रखते हैं। संपत्ति कर संग्रहण में सीमित अधिकार। सभी ग्राम पंचायतों को संपत्ति एकत्रित करने का अधिकार नहीं है। ओडिशा जैसे राज्यों ने ग्राम पंचायतों को संपत्ति का जो कर है एकत्र करने का अधिकार नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में केवल जिला पंचायतों को ही संपत्ति का एकत्र अधिकार दिया गया है। वंचित समुदायों को अधिक सुरक्षा नहीं, यानी भूमिहीन किसानों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं जैसे उपेक्षित समुदायों के भूमि अधिकारों की अनदेखी का जोखिम बना रहता है, क्योंकि प्रभावशाली वर्ग प्राय अपने हितों की भूमि प्राप्त करने की प्रयास में रहते हैं या कोशिश में रहते हैं। वंचित या उपेक्षित समुदायों के भूमि अधिकारों को मान्यता देने वाले राज्यों के कानूनों में एक रूपता की भी हमें कमी देखने को मिली है। उदाहरण के लिए अगर हम कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की बात करें तो कुछ राज्य बेटियों की सहदायिकी स्वामित्व अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इस प्रकार के अधिकार हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट बताया गया है को पर्सनली से आशय है कि हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में सह स्वामित्व या संयुक्त स्वामित्व के बीच संपत्ति के विभाजन का अधिकार दिया गया है। डेटा प्रबंधन, नियमों के अनुपालन की चुनौतियां, विभिन्न स्तरों पर नियमों का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गैर व्यक्तिगत भूमि डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने में प्रावधान भी हमें अस्पष्ट देखने को मिले हैं। अब आएगा कानूनी प्रावधानों में सुधार करना चाहिए। राज्य के राजस्व अधिनियमों में संशोधन करके संपत्ति कार्ड को स्टाम्प ड्यूटी योग्य दस्तावेजों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वित्तीय संस्थाएं इन्हें वैध और स्वीकार्य दस्तावेजों के रूप में मान्यता दे सके। भू अभिलेखों की प्रक्रिया का मानकीकरण। संपत्ति कार्ड पर सभी देनदारियों को दर्ज करने के लिए एक समान प्रक्रिया विकसित की जाएगी। व्यवस्थित तरीकों से भू अभिलेख रखने की प्रक्रिया अपनाने के लिए राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाए। स्थानीय शासन को सशक्त बनाना, अपेक्षित वंचित समुदायों की सुरक्षा करना और डेटा प्रबंधन में सुधार करना। चलिए नेक्स्ट कुछ शॉर्ट न्यूज़ दी गई हैं, इन पर चर्चा करते हैं। लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद के बारे में बात की गई है। इस पद के बारे में क्या बताया गया अभी यहाँ पर कि 2019 में लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहना एक संवैधानिक विसंगति का संकेत देता है।
लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में जानते हैं कि यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में अस्तित्व में आया था। यानी संविधान के अंदर इसकी चर्चा की गई है नहीं की गई है उस पर हमें बाद में पता चलेगा, बट सबसे पहले हमें संविधान से पूर्व ही इस पद की चर्चा देखने को मिल जाती है। ये आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। सर्वप्रथम हमें सच्चिदानंद सिन्हा केंद्रीय विधानसभा के इस पद पर आसीन होते हुए दिखाई दिए। फिर M.A. इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भाई, M.A. अयंगर स्वतंत्रता के बाद पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। चुनाव संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधान में किया गया है कि लोकसभा जल्द से जल्द सदन के दोनों सदनों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। यानी संविधान में भी इसकी चर्चा की गई है, परंतु हमारा जो क्या कहते हैं भारत शासन अधिनियम है 1919 जो कि 1921 में हमें लागू होता हुआ दिखाई दिया था, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के सांसद को दिया जाता है। पद त्याग और पद से हटाया जाना, यानी अनुच्छेद 94 में पद से रिक्त होना, पद त्याग हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ध्यातव्य है कि लोकसभा उपाध्यक्ष को सदन के सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंप देता है। इसके कर्तव्य क्या क्या बताए गए हैं भी? अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या फिर रिक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उपाध्यक्ष का पद का महत्व क्या है, ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कुछ संवैधानिक अनिवार्यता बताई गई है कि यह केवल औपचारिक पद नहीं है, क्योंकि संविधान में इसे अध्यक्ष पद के समकक्ष स्थान दिया गया है। यानी इसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितने की अध्यक्ष पद की हमें देखने को मिल जाती है। दूसरा है निरंतरता, स्थिरता, संस्थागत संतुलन के लिए आवश्यक यह पद आपातकाल की स्थिति में द्वितीय नेतृत्व प्रदान करता है। 1956 में अध्यक्ष जीवी मावलंकर के आकस्मिक निधन के बाद M.A. अयंगर ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। विधायी कर्तव्य उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण स्त्रोतों की अध्यक्षता करता है उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करता है, समिति का नेतृत्व करता है और गंभीर वाद विवाद का संचालन निष्पक्षता एवं प्राधिकार के साथ करता है। निष्कर्ष आ जाएगा, एक निश्चित समय सीमा या फिर एक वैधानिक व्यवस्था की शुरुआत की जा सकती है ताकि समय सीमा के भीतर इनके पद का चयन किया जा सके। दूसरी न्यूज़ दी गई है कि दल बदल की याचिकाओं पर अध्यक्ष की निष्क्रियता, यानी उनके द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है दल बदल से संबंधित कानूनों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दल बदल याचिकाओं पर अध्यक्ष लंबी समय से निष्क्रियता क्यों निभा रहा है, उसकी निंदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष के द्वारा दल बदल याचिकाओं के संबंध में निर्णय देने में संविधान की 10वीं अनुसूची के सार्थक उद्देश्य विफल हो सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि 10वीं जो अनुसूची है 10th शेड्यूल जो हमें देखने को मिल जाती है, वो 10th शेड्यूल किससे संबंधित है अभी? वो आएगी दल बदल से संबंधित, जिसमें अगर किसी भी पार्टी के अंदर हमें गठबंधन है या फिर उसमें कोई टूटन देखने को मिल जाती है, विधेयकों के द्वारा किसी पार्टी को छोड़ दिया जाता है, किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही की जाती है, वहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा। अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अध्यक्ष के द्वारा दल बदल याचिकाओं पर जो भी निर्णय था उसमें देरी क्यों की जा रही है। ये देरी संविधान की 10वीं अनुसूची में हमें कहीं ना कहीं ढील देखने को मिल जाएगा या फिर संविधान का उल्लंघन हम इसको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यहाँ पर कानूनी प्रश्न आता है, क्या कोर्ट अर्ध न्यायिक अधिकरण के रूप में कार्य करने वाले अध्यक्ष के दल बदल विरोधी याचिकाओं पर एक तय समय सीमा निर्धारण करने का निर्देश दे सकता है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर आपको मेंस के लिए थोड़ा सा फोकस करना होगा। यहाँ पर क्या आएगा, अध्यक्ष के द्वारा निर्णय, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं उसके आधार पर कहेंगे कि अध्यक्ष के द्वारा निर्णय न देने के मामले पे कोर्ट की शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अध्यक्ष दल बदल याचिकाओं पर अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है तो कोर्ट उस पर निर्णय देने में सक्षम है। उचित समय सीमा निर्धारण करने पर कोर्ट के अधिकार के बारे में कहा गया है कि यह परिणाम निर्धारित नहीं कर सकती है, फिर भी कोर्ट अध्यक्ष को उचित समय सीमा अवधि के भीतर ही निर्णय देने के निर्देश दे सकती है। उदाहरण के लिए केशव मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और अन्य जो हमें वाद देखने को मिले 2020 के अंदर। यदि अध्यक्ष कार्यवाही करने में विफल रहता है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दल बदल विरोधी कानून के क्रियान्वयन में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं उन पर हम अभी रिसेंटली चर्चा करते हैं। क्या कहा गया भी, अध्यक्ष के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा।
यानी अध्यक्ष कार्यवाही में अगर देरी करता है तो कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार यहाँ पर होना चाहिए कि हो तो होलोहोन बनाम जाचिल्हू वाद 1992 के अंतर्गत ये बात कही गई थी। अध्यक्ष की निष्पक्षता, अध्यक्ष को एक राजनीतिक व्यक्ति के बजाय एक तटस्थ निर्णायक के रूप में कार्य करना चाहिए। रवि एस नायक बनाम भारत संघ वाद 1994। दल बदल विरोधी मामलों के लिए स्वतंत्र अधिकरण, इस संबंध में अध्यक्ष के द्वारा शक्तियों को एक स्वतंत्र अधिकरण को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए। कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता से संबंधित वाद 2020 हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पर जानते हैं कि दल बदल विरोधी जो कानून है उसमें क्या कहा गया है भी। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से लाया गया था। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को रोकना था। इसका उद्देश्य क्या दिया गया है? इसे विधायिका में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था ताकि सदस्य द्वारा अपने दल को मनमाने तरीके से छोड़कर किसी और दल में शामिल होने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। सदस्य के लिए अयोग्य ठहराए जाने के आधार क्या क्या हो सकते हैं? दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना या फिर सदन में मतदान के दौरान पार्टी विहिप का उल्लंघन करना। विहिप के द्वारा क्या किया जाता है कि अगर कोई भी सदन के अंदर अमेंडमेंट लाया जा रहा है या फिर बदलाव किया जा रहा है या कोई मीटिंग की जा रही है, वहाँ पर हर एक पार्टी के विहिप के द्वारा जो एक कोरम के तहत या फिर जितने भी मेंबर्स हैं उनको उस मीटिंग में शामिल होने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। और अगर विहिप की बात नहीं मानी जाएगी तो उन पर जो भी यहाँ पर हमें MP या MLA देखने को मिल जाते हैं उन पर एक्शन लिया जाता है। अब जानेंगे कि अध्यक्ष और सभापति की जो भूमिका है वो क्या है। पहली चीज़, ये अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं। ये आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अयोग्यता संबंधित याचिकाओं पर निर्णय लेते हैं, यानी जो हमारी लोकसभा है उसमें क्या कहते हैं स्पीकर के द्वारा, एंड राज्यसभा के अंदर किसके द्वारा भी, सभापति के द्वारा अयोग्यता संबंधित प्रक्रियाओं में अंतिम निर्णायक इनका होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है अप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025। हाल ही में संसद ने अप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 पारित कर दिया। इस विधेयक के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है अप्रवासन कानूनों को आधुनिक बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, अप्रवासन प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना। इस विधेयक के द्वारा निम्नलिखित अधिनियम निरस्त किए गए हैं। पहला, पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी विषयक 1946 एंड अप्रवासन अधिनियम 2000। अप्रवासन विनियमन अप्रवासन ब्यूरो गठित किया जाएगा। इसे वीज़ा जारी करने, विदेशियों के प्रवेश निकास नियमों की निगरानी करने का कार्य सौंपा जाएगा। इसमें दंड क्या है? अगर इससे संबंधित किसी भी प्रावधान में उल्लंघन होता है तो बिना वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को अधिकतम 5 वर्ष की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। गिरफ्तार कर लिए जाने पर हेड कांस्टेबल या उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी भारतीयों को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पंचायत प्रगति सूचकांक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पंचायत प्रगति सूचकांक जारी किया गया है। यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि इसे किसे जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है। देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 29 राज्यों की लगभग 2.16 लाख ग्राम पंचायतों के आंकड़ों का आकलन किया गया है। पंचायत का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243B के तहत गठित स्वशासन की संस्था से है। पंचायत प्रगति सूचकांक के बारे में जानते हैं कि ये क्या है या इस अपनी क्या इम्पोर्टेंस रखता है। इसकी अवधारणा है कि ये बहुक्षेत्रीय सूचकांक है। इसका पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। उद्देश्य है कि यह मापने का प्रयास करता है कि जमीनी स्तर की संस्थाएं स्थानीय स्तर विकास लक्ष्यों को कितना अच्छी तरह से प्राप्त कर रही हैं। इसका थीम क्या है कि भी इसका थीम है सूचकांक स्थानीय विकास से संबंधित 9 प्रमुख थीम्स के आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन करना। वो 9 थीम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। थीम 1 है गरीबी मुक्त बेहतर आजीविका वाली पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बच्चों के लिए अनुकूलन पंचायत, जल पर्याप्त होना चाहिए, स्वच्छ एवं हरित होना चाहिए, पंचायत में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, सामाजिक रूप से न्यायिक होना चाहिए एंड सुरक्षा वाली पंचायत महिलाओं के लिए भी अनुकूल होनी चाहिए।
पंचायत प्रगति सूचकांक में कौन कौन सी श्रेणियां हमें देखने को मिल जाती हैं। अचीवर यानी 0%। इस वर्ष के आकलन में भारत की कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी में जगह नहीं बना पाई है। एस्पिरेंट यानी आकांक्षी, इस श्रेणी में सर्वाधिक संख्या में पंचायतों ने अपना स्थान हासिल किया है। परफॉर्मर 36%, काफ़ी संख्या में पंचायतों ने मध्यम स्तर पर प्रगति हासिल की है। और फ्रंट रनर यानी अग्रणी, इस श्रेणी में सबसे अधिक पंचायतों के साथ गुजरात शीर्ष पर हमें देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम लोगों ने हमारा पूरा जो भी अप्रैल की 2025 की जो विज़न IAS का जो मैगज़ीन में पॉलिटी का जो पोर्शन है उसको पूरा कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, या फिर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पर। बाय बाय।